नमस्कार विद्यार्थियों। अपने तृतीय विशेष हिंदी विशेष के विद्यार्थियों के लिए हिंदी आलोचना पेपर में मैं आज भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक निबंध पर उनकी जो आलोचकीय दृष्टि है उस पर आपसे बातचीत करूंगी। और हिंदी आलोचना व्याख्यान माला में ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो दो नए आलोचक जुड़े हैं, एक रामस्वरूप चतुर्वेदी जिस पर मैंने कल बात की थी आपसे, आज मैं भारतेंदु हरिश्चंद्र की आलोचकीय दृष्टि पर आपसे बात करूंगी और इस तरह से न्यू एजुकेशन पॉलिसी का यह पाठ्यक्रम कंप्लीट होगा, पूरा होगा। मैं जान रही हूं परीक्षा के दिन पास हैं, पर यह व्याख्यान आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो, बस मेरी यही मंशा है और इसीलिए ये मैंने तैयारी की है। चलिए विद्यार्थियों, भारतेंदु को आप नाटककार के रूप में जानते हैं, क्लासरूम में भी मैंने पढ़ाया आपको। उनके नाटकों में आप चाहे वो अंधेर नगरी है, भारत दुर्दशा है, नील देवी है और इस तरह के कई नाटकों की बात हम लोग लगातार करते रहे क्लासरूम में। आज मैं आलोचना की दृष्टि से, आलोचना के क्षेत्र में जो भारतेंदु का स्थान है और नाटक नामक निबंध जो आपके पाठ्यक्रम में भी है, इस पर जो कुछ उन्होंने लिखा, केवल लिखा नहीं, क्योंकि वो केवल लेखक के तौर पर नहीं, नाटककार के तौर पर नहीं, बल्कि एक कुशल निर्देशक के तौर पर, एक रंगकर्मी के तौर पर, एक अभिनेता के तौर पर लगातार जन जागरण और जन चेतना में सक्रिय रहे। उन्होंने भारतेंदु ने इस नाटक नामक निबंध में अब तक जितने नाटक लिखे जा चुके थे, चाहे वो संस्कृत नाट्य परंपरा से हो, पारंपरिक नाट्य परंपरा, तो चाहे संस्कृत नाटकों से हो, बांग्ला नाटकों से हो या पश्चिम के नाटकों से, पाश्चात्य साहित्य से भी वो उतने ही प्रभावित थे, उन सब का अनूदित कर्म भी किया, उन सब का अनुवाद भी किया और उन सबको भी अपने भाव और विचार में लेकर वो चले। तो जो कुछ अब तक नाटकों पर लिखा गया है गद्य के क्षेत्र में, यह निबंध, नाटक नामक निबंध जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है आलोचना की दृष्टि से। चलिए, तो अब मैं बिंदुओं के हिसाब से आपको, जैसे बुलेट्स में क्लासरूम में भी देती हूं, उसी हिसाब से आपको कुछ कुछ बताती रहूंगी और आप उसे ध्यान से सुनिएगा। भारतेंदु ने इसमें नाट्यशास्त्र का अध्ययन किया और अपने रंगमंचीय अनुभव को भी जोड़ा और अपने नाट्य रचना के अनुभवों को भी जोड़ा। यानी इस नाटक नामक निबंध में उन्होंने इन सारे अनुभवों से अपनी संवेदना को समृद्ध किया है। देखिए विद्यार्थियों, भारतेंदु ने दृश्य और श्रव्य के अंतर को बताया है। जो चीज आप दृश्यात्मक रूप से देखते हैं, जो अनुभव करते हैं, महसूसते हैं, वो आपके लिए ज्यादा प्रामाणिक हो जाता है, ज्यादा ऑथेंटिक होता है और दूर तक, देर तक स्थायी रूप से वो प्रभाव देता है। तो केवल सुनकर उतनी प्रामाणिकता, विश्वसनीयता नहीं होती। उसे दृश्यात्मक जब बनाया जाता है तो वो जनजागरण के लिए भी भाषाई तौर पर खड़ी बोली का चाहे उत्थान करना हो, चाहे गद्य की भाषा और विचार की भाषा को लाना हो, चाहे पत्र पत्रिकाओं का संपादन हो, तमाम गद्य विधाओं से जोड़ते हुए दरअसल भारतेंदु ने अपने ऊपर, अपने चिंतन पर, अपने आलोचकीय दृष्टि पर जो पाश्चात्य प्रभाव पड़ता है, पाश्चात्य साहित्य का प्रभाव पड़ता है वह भी, और जो परंपरा का प्रभाव पड़ता है वह भी, दोनों का समन्वय लेकर चलते हैं। इसलिए आप ध्यान रखिएगा कि उनकी आलोचकीय दृष्टि में उन्हें समन्वयात्मक आलोचक कहा जाता है, समन्वय लेकर चलते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, एक रूप में आप जानते हैं कि मूलतः भारतेंदु नाटककार थे और नाटककार होने के नाते, पत्र पत्रिकाओं का संपादन करने के नाते, गद्य विधा और विचार की विधा को लाने के नाते उनकी आलोचना दृष्टि ज्यादा व्यापक और ज्यादा, जिसे मैं कहूंगी प्रगतिशील, प्रोग्रेसिव है। यही वजह है कि उनकी आलोचना दृष्टि में, चाहे वो जीवन हो या साहित्य, दोनों ही क्षेत्रों में एक जागरणवादी दृष्टिकोण, एक सुधारवादी दृष्टिकोण और इसके तहत, इस दृष्टिकोण के तहत जो वो अपनाते हैं, दरअसल परंपरा से जुड़ा हुआ जो संस्कृत शिक्षा शास्त्र है उसको युग के अनुरूप बनाने के आग्रही हैं। यानी परिवर्तन के आग्रही, परिवर्तन मानते हैं कि परिवर्तन होना चाहिए, युगानुकूल परिवर्तन, चाहे वो संस्कृत शास्त्र से, संस्कृत शिक्षा शास्त्र से परंपरावादी जो नाटक लिखे गए, उन सब में एक नवीन परिवर्तन, एक युगानुकूल परिवर्तन के आग्रही हैं। यहां तक कि नाटक में भी, तमाम नाटकों में रचना की पुनर्रचना और पुनर्रचना से आलोचना, युगीन प्रवृत्तियों को अनुकूल परिवर्तन में ढालने के आग्रही हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो परिवर्तन, और परिवर्तन कैसा? परिवर्तन वो जो सुधार लाए,
है ना। तो सुधार की कामना करते हुए भारतेंदु परिवर्तन की कामना करते हैं। आगे बढ़ती हूं। विद्यार्थियों, भारतेंदु ने नाटक नामक निबंध, इसमें आलोचना के कुछ मूल सिद्धांत स्थिर किए और हमारे लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि मनुष्य की चित्तवृत्तियों को उन्होंने लगातार बदलता हुआ पाया, क्योंकि मनुष्य की चित्तवृत्तियां शाश्वत नहीं होती, ऐसा भारतेंदु कहते हैं। शाश्वत ना होकर ये परिवर्तनशील हैं, तो जो परिवर्तित चित्तवृत्तियां हैं उनको ध्यान में रखकर नाटक लिख रहे थे वे। भारतेंदु ने तत्कालीन कवियों को ही नहीं, मतलब समकालीन कवियों को ही नहीं, उनकी कविता और कविताई पर आलोचनात्मक टिप्पणी कम की है, लेकिन गद्य रचनाकारों, विचारकों और चिंतकों को, विशेष तौर पर जो नाटक लिख रहे थे और जो गद्य की अन्य विधाएं या आलोचनात्मक व्यंग्यात्मक निबंध लिख रहे थे, उन सब पर अपनी आलोचना दृष्टि दी है। हिंदी में व्यंग्य, व्यंग्यार्थ और व्यंग्यपूर्ण आलोचना, इसका सूत्रपात करने वाले भारतेंदु हरिश्चंद्र ही हैं। अपने इस नाटक निबंध में, जो तृतीय हिंदी विशेष के विद्यार्थियों के हिंदी आलोचना के है प्रश्न पत्र में, वो एक स्थान पर लिखते भी हैं नाटक नामक निबंध में, क्या कि एक आनंद और सुनिए नाटकों में कहीं कहीं आता है, क्या नाट्यों ने भविष्य, अर्थात पात्र अब बैठने का नाटक कर रहा है, यह अनुवाद किया गया। ऐसे ही दूसरा अनुवाद हुआ राजा नाचता हुआ बैठा। तो ये दोनों ही अनुवाद कर्म उचित नहीं है भारतेंदु की नजर में। भारतेंदु कहते हैं अनुवाद भी हो तो भावानुवाद होना चाहिए, केवल भाषा का अनुवाद नहीं होना चाहिए। भारतेंदु ने आलोचना में एक ऐतिहासिक दृष्टिकोण को बहुत सुउद्देश्य पाया और सुउद्देश्य साहित्य रचना के लिए सिद्धांत को और ऐतिहासिक दृष्टिकोण को दरअसल उन्होंने महत्वपूर्ण माना कि ये होना चाहिए। यानी सुउद्देश्य साहित्य रचना में केवल सिद्धांत ही प्रतिपादित नहीं किया जाए, बल्कि भारतेंदु ने जो निर्भीक व्यंग्यपूर्ण आलोचना की है उसकी एक नई परिपाटी ही शुरू कर दी है, एक नया चलन ही शुरू कर दिया है। ये योगदान भारतेंदु का आलोचक के रूप में दृष्टिगत होना चाहिए। आगे बढ़ती हूं। भारतेंदु असाधारण प्रतिभा के लेखक हैं। उनकी प्रतिभा पूर्ण विकास उनके नाटकों में भी देखा जाता है और उनकी जो तमाम पत्र पत्रिकाओं पे उन्होंने संपादन किया उनमें भी दिखाई देता है। ये सभी नाटक, चाहे वो नील देवी है, भारत दुर्दशा है, या अंधेर नगरी है, ये सभी नाटक दरअसल हिंदी गद्य साहित्य में भारतेंदु का अनुपम योगदान माना जाए, ये उनका देय है। तो नाटकों की रचना में उन्होंने समन्वयात्मक दृष्टिकोण, आप इसे पॉइंट के रूप में लें, अपनाया। और समन्वय किसका? नवीन और प्राचीन का समन्वय, यानी जो संस्कृत और बांग्ला साहित्य और शास्त्र परंपरा है उसका, और नवीन भाव भंगिमाओं को, नवीन भाषा को और भाव संवेदन को, दोनों का संवेदना, यानी प्राचीन और नवीन का समन्वय। भारतेंदु ने मान अपमान और संपत्ति और विपत्ति इस सब की बिना परवाह किए एक निर्भीक आलोचक के रूप में पूरी निर्भीकता से अंग्रेजी राजकाज की, अंग्रेजी कुटिल राजा की, उसकी वर्चस्ववादी ताकतों की, सत्ताधारी शोषक प्रवृत्ति वाले विदेशी शासकों की भर्त्सना की है, घोर निंदा की है, आलोचना की है अपने व्यंग्यपूर्ण रचनाओं में। तो अपने नाटकों से उन्होंने दरअसल साम्राज्य प्रेमी जो थे उस समय, जो श्रद्धांध थे, जो सामंती शक्तियों के चाटुकार थे, चापलूस थे, ऐसी विदेशी दास्ता की गुलामी प्रवृत्ति वाली सामंती ताकतों को धता बताया है। रूढ़िवादी विचारधारा से प्रभावित शक्तियों को ललकारा है भारतेंदु ने, और न केवल ललकारा है बल्कि उनके ऊपर व्यंग्यात्मक कटाक्ष किया है अपने निबंधों में और अपने नाटकों में भी। तो इस विचारधारा को संकुचित करने का, यानी शोषकीय विचारधारा जो थी, वर्चस्ववादी विचारधारा जो थी, सामंती विचारधारा जो थी, उसको संकुचित करने का प्रयास भारतेंदु ने भरसक अपने नाटकों में और व्यंग्यात्मक निबंधों में किया है।
आगे बढ़ती हूं। जनता के आत्मसम्मान को, उसके भीतर जो उसका स्वाभिमान है, जो उसका स्वावलंबन और स्वदेश और स्वाभिमान की भावना है, उसको राजनीतिक रूप में, सामाजिक रूप में और बहुत कुछ आर्थिक रूप में जागृत करने की कोशिश भारतेंदु ने की है। मित्रों, ये भी देखें कि भारतेंदु की आलोचना दृष्टि उस समय तमाम प्रकाशित होने वाली पत्र पत्रिकाओं पर दिखाई देती है और प्रेरणा देती है। मतलब भारतेंदु एक प्रेरक शक्ति के रूप में, राजनीति समुझई सकल पावहि तत्व विचार, पहचानहि निज धर्म को जानहि शिष्टाचार। तो इससे अच्छी राजनीति की परिभाषा और कहीं हो नहीं सकती। और भारतेंदु उस समय तत्कालीन समकालीन जो पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित हो रही थीं, जो और अन्य संपादक प्रकाशन में काम में थे, उन सबको प्रेरित किया। भारतेंदु का ये जो निर्भीक स्वभाव था, जो ये निर्भीक प्रगतिशील विचार था, ये उनके नाटकों में तो परोक्ष रूप से, परोक्ष कहते हैं कि अप्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्ट वे में नहीं, लेकिन हाँ अव्यक्त रूप से, और नाटक और भारतेंदु के जो व्यंग्यात्मक निबंध हैं उनमें प्रत्यक्ष रूप से, साकार रूप में, सामने व्यक्त रूप में जैसे व्यक्त हो रहा था। तो रामविलास शर्मा भारतेंदु हरिश्चंद्र के संबंध में लिखते हैं कि भारतेंदु ने आलोचना में सोद्देश्य साहित्य रचना के सिद्धांत को केवल प्रतिपादित ही नहीं किया, बल्कि भारतेंदु ने पूरी निर्भीकता से अपनी व्यंग्यात्मक शैली में आलोचना को नया प्रतिमान ही दे दिया। आप देख रहे हैं, रामविलास शर्मा ने भारतेंदु हरिश्चंद्र के लिए ऐसा कहा। अब आप ये भी कुछ बिंदु हैं, जरूरी बिंदु हैं जिस पर हमें बात करनी चाहिए कि आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रथम समन्वयवादी आलोचक के रूप में भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाना चाहिए। उनकी आलोचकीय दृष्टि पर संस्कृत का भी प्रभाव है, बांग्ला का प्रभाव है और पाश्चात्य साहित्य का भी प्रभाव मिलता है, इसलिए उन्हें समन्वयवादी आलोचक कह रहे हैं। भारतेंदु की संपूर्ण रचनाओं में जो मैंने पाया, जो आपके लिए मैंने तैयारी की, साहित्य की दृष्टि से अगर हम खंगालें तो उनकी रचना में लोक चेतना, उनके नाटकों में सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक और राजनीतिक दोनों परिवर्तन, और उनके आलोचकीय व्यंग्यात्मक निबंधों में राष्ट्रीय जागरण, जन जागरण, देशभक्ति की भावना, ये तीन बातें, फिर से आप इसे नोटिस में लें, रचना में लोक चेतना, सामाजिक परिवर्तन की भावना और राष्ट्रीय जागरण, जन जागरण की भावना, ये आबद्ध है उनके साहित्य में, उनके गद्य साहित्य में। भारतेंदु की तमाम गद्य रचनाओं, और मैं आलोचना की भी बात करूंगी, इनका उद्देश्य यही था कि भारतीय जनमानस अपने समय और समाज से परिचित हो, और न केवल अपने समय और समाज से परिचित हो, उसकी जरूरतों के प्रति जागरूक हो, उसे समझे, बल्कि भारतेंदु के नाटकों द्वारा एक आंदोलनकारी प्रयास भी किया गया। भारतेंदु के नाटकों में एक तरह की प्रगतिशीलता दिखाई देती है, एक तरह का क्रांतिकारी रूप दिखाई देता है, एक क्रांतिकारी स्वर दिखाई देता है, और उनकी यही प्रगतिशीलता, यही क्रांतिकारी स्वर प्रेमचंद के लिए वरेण्य हो गया। प्रेमचंद सबसे ज्यादा अगर प्रभावित हैं, चाहे वो प्रेमचंद हो या प्रेमचंद का कथा साहित्य, तो वो भारतेंदु से प्रभावित हैं। तो भारतेंदु के नाटक लेखन में प्रगतिशीलता इसलिए भी आई क्योंकि वो केवल नाटककार नहीं हैं, केवल लेखक नहीं हैं, वे कुशल अभिनेता हैं, एक सफल सार्थक समीक्षक हैं, रंगकर्मी हैं, निर्देशक हैं। तो इन कई बहुत सारी भूमिकाओं को एक साथ भारतेंदु जब निभा रहे हैं, तो ये प्रोग्रेसिवनेस और ये एक पारदर्शी विचार और एक क्रांतिकारिता और आंदोलन धर्मिता अपने आप ही दिखाई देगी, वो उनकी रचना में भी और उनकी रचना की पुनर्रचना यानी आलोचना में भी। चाहे आप जानकी मंगल को देख लें, चाहे आप नील देवी को देख लें, भारत दुर्दशा और अंधेर नगरी की बात तो मैंने की ही, वो दरअसल अपने नाटकों में, अपने लिखे नाटकों में अभिनय भी करके, नुक्कड़ में लोगों को एकत्रित करके एक संदेश देना चाहते थे। क्या संदेश? रंगमंच के विकास के लिए, कि रंगमंचीय अवधारणा और अधिक जनता में, समय और समाज में पसरे, और वो और तरह के भी काम करते थे। एक रीडिंग क्लब चलाते थे, एक कविता के लिए एक सभा चलाते थे, काशी नेशनल थिएटर चलाते थे। तो इस तरह का निर्माण भी भारतेंदु ने किया जनता को जागृत करने के लिए, लोगों को
सहृदय बनाने के लिए और सजग सचेत बनाने के लिए, नाट्य रचना को कलात्मक और लोक अभिरुचिपूर्ण बनाने के लिए उन्होंने नाटक रचे और साथ साथ नाटक संबंधी विचारों को भी और स्पष्ट किया। नाटक के विविध पक्षों को उजागर करने के लिए उन्होंने नाट्य शास्त्र का, साहित्य दर्पण का और काव्य प्रकाश का आधार लिया। ये संस्कृत ग्रंथों को उन्होंने आधार बनाया। क्या? नाट्यशास्त्र, साहित्य दर्पण और काव्य प्रकाश। इन संस्कृत ग्रंथों को उन्होंने अपनी आलोचकीय दृष्टि के लिए आधार बनाया। आधुनिक हिंदी नाटकों की परंपरा को पश्चिमी और बांग्ला इन नाटकों के प्रभाव से भी जोड़ा। मैंने कहा ना, समन्वयवादी आलोचक हैं तो समन्वय लेकर चलते हैं। उन्होंने आधुनिक युग के अनुसार प्राचीन नाट्य परंपरा को भी न केवल उसे अपनाया बल्कि अपने नाटकों में और अपने निबंधों में उतारा और उस पर ज्यादा फोकस किया, उस पर ज्यादा बलाघात किया कि यथार्थवादी रचनाएं, यानी प्राचीन और नवीन को एक विभाजक बिंदु के रूप में बनाते हुए यथार्थवादी रचनाएं जनता के सामने आए, सहृदय समाज के सामने आए। वे प्राय कहा करते थे कि नाटक जो है एक दृश्य विधा है, दृश्यात्मक विधा है, तो दृश्य काव्य को अधिक विश्वसनीय अगर बनाना है, अधिक प्रामाणिक बनाना है, तो फिर वो यथार्थ परख ही हो और जनता उसमें एज इट इज, यथावत, जो कुछ जैसा है वैसा ही देखने की आग्रही हो। कल्पनाशीलता यहां नहीं चलेगी, रंगाचुंगा कुछ नहीं चलेगा। तो जनता भी उसे यथार्थ परख देखना पसंद करती है। चलिए, प्राचीन परंपराओं को भी उन्होंने ठीक है, जैसे कि जो शास्त्रीय पारंपरिक रूढ़िवादी परंपराएं थी उनको उन्होंने नकारा है, लेकिन जैसा मैंने कहा ना कि संस्कृत और बांग्ला से उन्होंने आधार लिए हैं, अनुवाद किए हैं, तो वो उन्होंने कहा कि पुरानी आंख से नए नाटकों को नहीं देखा जाना चाहिए। भारतेंदु ने हिंदी नाट्य लेखन के लिए संस्कृत नाटकों की लीक पर चलने की बजाय नवीन दृष्टिकोणों को अपनाया। ये एक नई बात है। तो अगर हम और आगे भारतेंदु को देखना और समझना चाहें तो जो समाज है, जो संस्कार है और जो देशवत्सलता है, देशवत्सलता मतलब अब राजा की भक्ति नहीं होगी जो आदिकालीन परंपरा थी, अब ईश्वर की भक्ति नहीं होगी जो मध्यकालीन पूरी परिपाटी थी। तो राजभक्ति के स्थान पर देशभक्ति, राज प्रेम के स्थान पर देश प्रेम, या ईश्वर प्रेम और ईश्वर भक्ति के स्थान पर देश प्रेम और राष्ट्र प्रेम। तो ये जो समाज और संस्कार और देश वत्सलता है, इन उद्देश्यों को लेकर, इन सामाजिक सरोकारों को लेकर राष्ट्रीय चेतना के प्रचार प्रसार के लिए, खड़ी बोली भाषा के प्रचार प्रसार के लिए, गद्य के प्रचार प्रसार के लिए, विचार मंथन के लिए भारतेंदु आग्रही हैं और उनका तमाम नाट्य लेखन जो है समर्पित है राष्ट्रीय चेतना के प्रसार के लिए और खड़ी बोली हिंदी भाषा के प्रचार के लिए। चलिए आगे बढ़ती हूं। तो जो सामाजिक कुरीतियां थीं उसे दूर करने के लिए भारतेंदु आग्रही थे और देश को स्वदेश बनाने के लिए, विदेशी मानसिकता और विदेशी दास्ता से मुक्ति दिलाने के लिए और तमाम जनमानस में जनजागरण, जनचेतना और जनजागृति फैलाने के लिए भारतेंदु की तमाम रचना, चाहे वो नाटक हो, चाहे वो निबंध हो या आलोचना हो, समर्पित है। तो भारतेंदु का समग्र लेखन, विद्यार्थियों आप इस तरह कह सकते हैं कि भारतेंदु का समग्र लेखन, चाहे वो नाटक हो या आलोचनात्मक निबंध हो, उन सबका एकमात्र उद्देश्य यही था, क्या, कि लोग तत्कालीन परिस्थितियों को भांपें, समझें, जानें, राजनीति को इतनी समझें कि उनके साथ कोई राजनीति हो रही हो तो वो सचेत हो जाए, सक्रिय हो जाए, संघर्ष के लिए तैयार हो जाए। तो वो अपनी तत्कालीन परिस्थितियों को जाने, समझे और अपने देश और समाज की स्वतंत्रता और उन्नति में सहयोग दें, एकनिष्ठ हो, एक सूत्रित हो, संगठित हो और फिर विदेशी दास्ता और गुलामी से मुक्त हों। तो जनता को एक दूसरे से जोड़ने के लिए, और भारतेंदु के नाटकों में आप देखें कि जनता को जोड़ना था तो क्षेत्रीय बोलियों को भी लिया उन्होंने, तमाम स्थानीय बोलियों को का प्रयोग अपनी रचनाओं में किया है। मुहावरे युक्त भाषा भारतेंदु की दिखाई देती है, गागर में सागर। तो मुहावरे युक्त भाषा है, लय, ताल, तुक की भी समाई है, लोक संस्कृति पूरी दिखाई देती है, तमाम उस तरह का आचार विचार दिखाई देता है और गीत संगीत, इन सब को शामिल करते हुए भारतेंदु ने अपने नाटक में गद्य और पद्य दोनों को निभाया। इनका भी समन्वय लेकर चल रहे थे। तो गद्य और पद्य का समन्वय नाटकों में,
गीत संगीत का समन्वय, विवेक विचार का समन्वय, और ऐसे ही पारंपरिक नवीन और प्राचीन परंपरा थी, तो प्राचीन परंपरा की भाव और संवेदन को लिया उन्होंने और नवीन भाषा भंगिमा को लिया, और इस तरह से उन्होंने बहुत से आलोचनात्मक और व्यंग्यात्मक निबंध लिखे जिससे उनकी आलोच की दृष्टि दिखाई देती है। बहुत शुक्रिया।